नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रेमिता सैनी। मैं आज आपको बीएड फर्स्ट ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र समकालीन भारत और शिक्षा के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परीक्षा सत्र 2018 में आए हुए प्रश्न पत्र के आधार पर आज मैं आपको वैश्वीकरण की विशेषताओं के बारे में पढ़ाऊंगी, जो प्रश्न क्रमांक 5 पर उल्लेखित है। वैश्वीकरण अर्थात समूचा विश्व एक गांव है। भारतीय संस्कृति ने प्राचीन समय से ही वसुदेव कुटुंबकम की भावना का प्रचार समूचे विश्व में किया है। उसे ही आज वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वर्तमान समय में विकसित राष्ट्रों के समकक्ष पिछड़े और विकासशील देश आने की होड़ में लगे हुए हैं। क्योंकि विकसित देशों में पूंजी, तकनीकी वस्तुओं के उत्पादन की दृष्टि से वह बहुत अधिक विकास के पथ पर अग्रसर है। इसके विपरीत विकासशील और पिछड़े हुए राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय विकास की दर में कमी, प्रति व्यक्ति आय में कमी, अशिक्षा आदि अनेक कई समस्याओं का विद्यमान है, जिसके कारण उनका आर्थिक विकास की दर बहुत कम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और मानवाधिकारों की क्षेत्रों से आपसी निर्भरता रखते हैं। लगभग 3 दशकों से वैश्वीकरण शब्द का प्रचलित हुआ है, जो आर्थिक दृष्टि से सबसे पहले उदारवाद के रूप में, फिर निजीकरण के रूप में और वर्तमान में वैश्वीकरण के रूप में हमारे सामने परिलक्षित है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समाज, सूचना और संप्रेषण तकनीकी, मीडिया और संस्कृति ने प्रभावित किया है। सभी देशों में आपसी निर्भरता, अवसरों को लेकर, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को लेकर, भविष्य के लक्ष्य और विकास के परिपथ को लेकर के आपसी निर्भरता है। अब है वैश्वीकरण की परिभाषा। वैश्वीकरण की परिभाषा मैल्कम वाटर्स ने इस प्रकार दी है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रियाओं का प्राप्त समावेश होता है और इस प्रक्रिया में भौगोलिक राष्ट्रीय सीमा का दबाव और बंधन धूमिल हो जाते हैं। इसी प्रकार गिडिंग्स ने परिभाषा दी है, वैश्वीकरण विभिन्न देशों, संस्कृतियों और लोगों के मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में बढ़ती हुई परस्पर अंतर्निर्भरता और पारस्परिकता की स्थिति है, जहां देश काल की प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। अतः गिडिंग्स ने अपने इस वैश्वीकरण की परिभाषा में 4 तत्वों को उत्तरदायी माना है। पहला पूंजीवाद, दूसरा अंतर्राज्यीय संबंध, तीसरा सैनिकवाद और चौथा उद्योग। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि वैश्वीकरण में किसी भी राज्य या राष्ट्र की सीमाएं धूमिल हो जाती है। व्यक्ति अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझता है। साथ ही वैश्वीकरण में प्रत्येक देश अपने सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से परस्पर अंतर संबंधों को स्थापित करता है और अपने देश के विकास की ओर अग्रसर होता है। वैश्वीकरण के उद्देश्य। वैश्वीकरण का पहला उद्देश्य है आर्थिक समानता स्थापित करना। दूसरा, विकास के लिए नई साझेदारी, गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण, निजीकरण, सरकारी तंत्र को सीमित करना, मानव को उच्च जीवन स्तर प्रदान करना, संतुलित विकास, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का विकास। ये वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद हम वैश्वीकरण की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि वैश्वीकरण सहयोग पर आधारित है। इसमें सभी राष्ट्र आपसी सहयोग के आधार पर अपने पास उपलब्ध संसाधनों का दूसरों देशों को दे करके, आपसी सहयोग करके अपनी अर्थव्यवस्थाओं का विकास करते हैं। दूसरी है सद्भावनाओं पर आधारित। इसमें सभी राष्ट्र एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता और सद्भावना रखते हैं। साथ ही दूसरे देशों के प्रति भाईचारे की भावना रख उनके विकास में योगदान देते हैं। इसमें तीसरा है अधिक सरकारी तंत्र के हस्तक्षेप को अनुचित मानना। इसमें यह कहा गया है कि यदि सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा होगा तो उन व्यवस्थाओं का विकास नहीं हो सकता। नेक्स्ट है विकसित देशों पर नियंत्रण। जैसे अमेरिका, जापान, चाइना इत्यादि इन देशों पर, जो कि विकसित देश है, वैश्वीकरण के द्वारा इनमें होने वाले जितने भी तकनीकी विकास है या परमाणु विकास है या जो भी ये ऐसे कार्य करते हैं, सैनिकवाद वगैरह,
इससे संबंधित सारी जानकारी समूचे विश्व को मिलती है तो इन देशों पर नियंत्रण बनाए रखना आसान हो जाता है और ये सब वैश्वीकरण के कारण ही मुमकिन है। फिर इसमें समस्याओं का समाधान। आज विश्व की महत्वपूर्ण समस्या पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी राष्ट्र एकजुट होकर प्रयास करते हैं। मानवता का विकास। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है जो मानवता के विकास के लिए कार्यरत है। साथ में तकनीकी विकास। विभिन्न देशों में होने वाले तकनीकी विकास की जानकारी समूचे देशों में रहती है तथा उसका लाभ सभी देश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न देशों की विचारधाराओं को महत्व देना। विभिन्न देशों में जन्म लेने वाले दार्शनिक, शिक्षाविद, महान शिक्षा शास्त्री, इन सब के विचारों का एक दूसरे देशों में महत्वपूर्ण स्थान दिया। जैसे हमने भी हमारे भारत देश में शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डीवी रूसो, किलपैट्रिक इत्यादि कई महान दार्शनिकों की विचारधाराओं को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। तो ये सब वैश्वीकरण के कारण ही मुमकिन है। दूसरा है सूचना तकनीकी का विकास। आज सूचना तकनीक का विकास इतना ज़्यादा हो गया कि आज विश्व की किसी भी देश की घटनाएं हम तुरंत सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं और ये सब भी वैश्वीकरण के कारण की ही देन है। फिर एक समस्या सभी की समस्या। आज आतंकवाद, महामारी, अकाल, प्राकृतिक प्रकोप, परमाणुवाद, ये सब समस्याएं एक ही नहीं बल्कि सारे विश्व की समस्या है। इसके अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग भी है जो भी, और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी है जो समूचे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है और इसका समाधान सभी देशों को आपस में मिल करके करना होगा और ये सभी वैश्वीकरण पर आधारित है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर वैश्वीकरण एक नवीन अवधारणा है जिसने समूचे विश्व को एक दूसरे के नज़दीक ला दिया है और सभी देश अपने आर्थिक विकास के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे इराक, ईरान में पेट्रोलियम की अधिकता है तो वह दूसरे देशों को निर्यात कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी प्रकार अमेरिका वित्तीय संसाधन और जापान टेक्नोलॉजी, चाइना भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से संपन्न है तो वह दूसरे देशों में अपने इन वस्तुओं का उत्पादन निर्यात करता है और दूसरे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी प्रकार भारत में भी श्रम की अधिकता है, कच्चे माल की अधिकता है, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए वह जापान या चाइना या अन्य विकसित देशों पर निर्भरता रखता है। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी देश आपस में अंतर्निर्भर है और एक दूसरे के विकास में सहयोग देते हैं। अब आज के होमवर्क के रूप में आपका प्रश्न है, वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य तथा विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि MLSU के मुख्य प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्न का हल आपको इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में करना होगा। क्योंकि यह प्रश्न 50 शब्दों का है तो शब्दों का ध्यान में रखते हुए अपने उत्तर दीजिए और दिए गए टास्क को करिएगा। धन्यवाद।